हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा था, एक मिनट में यहाँ भी लिख देती हूँ। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंसेप्शन पीरियड पढ़ लिया था। इसके जितने पार्ट होते हैं वो हमारा खत्म हो गया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था अ, कि न्यूनेट पीरियड, या आप कह सकते हैं कि नवजात शिशु की अवस्था। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था, ये था 0 टू 2 ईयर की। फिर हमने बाल्यावस्था स्टार्ट किया था। बाल्यावस्था, इसको बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में इसको भी हमने 3 भागों में बाँटा था, और ये हमने 2 भागों में बाँटा था। क्या? एक अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा लेटर चाइल्डहुड, ठीक। तो इसमें ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अर्ली चाइल्डहुड हमने कंप्लीट कर लिया था। लेटर चाइल्डहुड हमारा चल रहा था। लेटर चाइल्डहुड की बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी, बाकी कुछ चीज़ें बच गई थी। वो कल टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मैं आज स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो जो चीज़ें आपकी लेटर चाइल्डहुड की बची हुई थी वो हम देख लेते हैं। पार्ट 2 था लेटर चाइल्डहुड। इसकी एज क्या मानी गई थी? 3 टू 6 ईयर, ठीक है। अब इसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये हम देखे थे। एक शारीरिक मानसिक विकास हमने बताया था, और बताया था बौद्धिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। सिर के भार का विकास, बौद्धिक क्षमता बच्चे की तेज़ी से बढ़ती है, उसमें सामाजिकरण का विकास होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद एक आता है, रॉस जी आते हैं। रॉस जी ने इसे कहा था, रॉस का कहना था कि ये सूडो सूडो मैच्योरिटी पीरियड इसको कहा था, ठीक है। यानी कि मिथ्या मिथ्या परिपक्वता। बच्चा ये तो समझता है कि हम परिपक्व हो गए हैं, पर उसकी परिपक्वता पूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चा रहता तो बच्चा ही है। उसकी पूरी उसमें मैच्योरिटी कहाँ से आती है? 3 साल का बच्चा, 3 से 6 साल का बच्चा जो स्कूल जाने की एज स्टार्ट होती है, उस बच्चे का नाम लिखाया जाता है कि बच्चे की प्ले ग्रुप स्टडी स्टार्ट होती है। प्ले ग्रुप स्टडी उसकी स्टार्ट हो जाती है इस पीरियड में, तो वो कहाँ मैच्योर रहता है। बच्चा बस स्कूल जाना शुरू करता है, चीज़ें सुनो, पहले उसकी दोस्ती अपने दोस्तों के साथ रहता है, फिर धीरे-धीरे वो अपनी क्लासेस में आगे बढ़ता है, शब्द भंडार उसके बढ़ते जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। फिर इसके बारे में रॉस ने इसीलिए सूडो मैच्योरिटी पीरियड कहा था। इसके अलावा किलपैट्रिक का नाम आपने सुना होगा। किलपैट्रिक ने इसे प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक प्रतिस्पर्धा काल कहा था, कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। उसके पास ऐसा पेंसिल बॉक्स है तो मुझे भी वैसा पेंसिल बॉक्स चाहिए, उसके पास ऐसी ड्रेस है तो मुझे भी स्पाइडरमैन वाली ड्रेस चाहिए, और उसके पास सुपरमैन वाली कोई बैग आया है तो मुझे भी सुपरमैन वाला बैग चाहिए। मेरे बैग का, उसके बैग का और पेंसिल बॉक्स टिफिन का कलर एक सा है तो मुझे उस कलर का है तो मुझे भी सेम ही चाहिए। तो इस तरह की आपस में बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का काल कहा जाता है। इसके अलावा फ्रायड ने इसे लेटेंसी पीरियड कहा था। फ्रायड का कहना था
लेटेंसी पीरियड इसको कहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा था? अमूर्त चिंतन का काल, यानी कि कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, सॉरी मैंने अमूर्त लिख दिया, मूर्त चिंतन का काल काल। या फिर ये एज ऐसी होती है कि इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनोखा काल कहा था। क्या कहा था? अनोखा काल। ठीक है, यह एक अनोखा काल होता है, बच्चे अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं, एकदम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, उनके पापा उनके सुपर हीरो होते हैं, उनकी मम्मी सुपर वुमन होती हैं, ऐसा काल होता है, उनकी थिंकिंग कुछ अलग टाइप की होती है। और एक और स्कूल एज, हाँ, स्कूल एज हमने माना ही है। इसके साथ ही ये कहा गया कि ये पीरियड जो होता है बाल्यावस्था का, ये किशोरावस्था व, रुकिए मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ रब करके, क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है। सॉरी, यहाँ मैंने 3 से 6 लिखा है, ये 6 से 12 साल होता है। हाँ, ये होता है 3 से 6 तो अर्ली चाइल्डहुड होता है। हाँ, ये होता है किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस प्लस चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था, दोनों को मिलाने का पीरियड होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों को मिलाने का पीरियड होता है। तो ये जो पीरियड होता है ये बच्चे के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि बच्चा कई बार अपने को ना छोटा समझ पाता है और ना ही बड़ा समझ पाता है, तो ये इन दोनों को मिलाने का पीरियड होता है। बच्चा अपने आप को किशोर समझने लगता है, 12 साल का बच्चा हो गया, वो ना किशोर में आता है ना बालक में आता है। या कई मनोवैज्ञानिकों ने 6 to 13 ईयर माना है, कुछ ने 36 to 14 ईयर भी माना है, 14 ईयर से स्टार्ट करी है एडोलसेंस। ठीक है, तो ये इन दोनों को मिलाने वाला काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस एडोलसेंस। ठीक है, क्या है? एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बाँट दिया गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाँटा है। एक वही अर्ली एडोलसेंस, ठीक? या और लेटर पूर्व पूर्व किशोरावस्था या पश्चात किशोरावस्था। ठीक है? तो एडोलसेंस मेनली लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड कौन सा है? लैटिन वर्ड उसका है एडोल एडोल एडोलसेयर से बना है। एडोलसेयर का मतलब होता है मतलब आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एज, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने का काल माना जाता है, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ने का काल। ठीक है, परिपक्वता के बारे में स्टैनली हॉल जो हमारे थे मनोवैज्ञानिक,
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एडोलसेंस, उसका नाम ही था एडोलसेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें किशोरों के बारे में जो भी उनकी क्वालिटीज होती है वो लिखी थी, और कुछ एक डेफिनेशन दी थी, मैं आपको बताती हूँ। स्टेनले हॉल ने क्या लिखा था? स्टैनली हॉल, ये उनका नाम था। इन्होंने लिखा था adolescence is the period of stress and storm। ठीक है, मीन्स किशोरावस्था संघर्ष या तनाव व तूफान का काल है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये डेफिनेशन दे दी गई है, या ये डेफिनेशन दे दी गई है, और सॉरी, और ये पूछा गया है ये डेफिनेशन किसने दी? तो स्टेनले हॉल ने दी थी अपनी बुक एडोलसेंस में। उन्होंने लिखा था कि किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा किशोरावस्था को क्या क्या कहा जाता है मैं आपको डिस्कस करती जाती हूँ, क्योंकि ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काल होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं, मतलब सुनहरा काल। सुनहरा काल क्यों कहते हैं? बच्चे को बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ, अब उसमें उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट भी इसी एज में होता है, तो उसको जब उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर डेवलप होती है, तो उसको अपना टाइम ड्यूरेशन बहुत यूनिक लगता है। उसको लगता है सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब मुझे ही पसंद कर रहे हैं। उसको ज़रा-सी भी कोई उसके फेस पे कोई प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है अरे! सब मुझे देख रहे हैं, एक पिंपल निकल आया, अब मैं क्या करूँगा? उसको बिल्कुल ये अपने आप को फ्रेश एंड स्मार्ट दिखाना है कि सब लोग मुझे ही देखें, कोई मेरी तरफ से इधर-उधर नज़र भी ना करे, क्योंकि इसका एज क्या होती है इसकी? 12 टू 18, कहीं-कहीं ये 20 भी दिया हुआ है। ठीक है? तो ये एज ऐसी होती है कि वो अपने आप को हीरो समझता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट ये है कि इसको कहा गया है आप कुछ लोगों ने इसे स्प्रिंग एज कहा है, यानी बसंत काल। बसंत काल, ये जीवन का बसंत काल माना जाता है कि हाँ, ये तो आदमी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना अच्छा लगता है पूरी दुनिया को, ना कोई ज़िम्मेदारी होती है, ना कुछ किसी तरह की वो टेंशन नहीं लेता। कुछ बच्चे होते हैं अपने करियर को लेके ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, पर कुछ बच्चे ये करियर का ये स्प्रिंग एज माना जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे कहा है। और नेक्स्ट कुछ लोगों ने इसे तूफ़ान की अवस्था जैसे बताया ही था स्टैनली हॉल ने, एक पहचान के संकट की अवस्था होती है, आइडेंटिफ़िकेशन की प्रॉब्लम होती है, पहचान का संकट होता है। संकट क्या होता है कि उसको ये नहीं होता है कि उसको ये लगता है कि मुझे बच्चा कहा जाए या हम मुझे एडल्ट कहा जाए, सॉरी, हाँ, एडल्ट में गिना जाऊँ कि बच्चा गिना जाऊँ या किशोर में गिना जाऊँ। ना वो बच्चे में गिना जाता है और ना बड़े में गिना जाता है, उसके बीच की अवस्था होती है। उसकी अपनी पहचान का संकट रहता है कि कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पहचानता, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी बात नहीं मानी जाती। उसको अपना आइडेंटिफ़िकेशन देने के लिए अपने पापा-मम्मी की ज़रूरत होती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसके अपने पहचान के संकट की दिक्कत होती है, ठीक है? इसके अलावा उसकी प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लमैटिक एज होती है, मतलब परेशानियों का काल।
उसको हर चीज़ की परेशानी रहती है कि हाँ, मैं क्या करूँगा कैसे होऊँगा या सॉरी स्ट स्टेबिलिटी ना होना। उसकी अपनी किसी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं होती, उससे को ये नहीं समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना है, कभी वो कहता है मैं इस फ़ील्ड में जाऊँगा, कभी वो उसके दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं, नहीं मैं इस फ़ील्ड में अच्छा कर पाऊँगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। स्टेबिलिटी उसके कि ना विचारों में रहती है, ना उसके समझने की शक्ति में होती है। तर्क शक्ति की क्षमता तो उसकी बहुत डेवलप हो जाती है, बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, अपनी चरम पर होता है, उसकी बुद्धि का भार 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है बुद्धि का भार, यानी ब्रेन का ग्राम तक हो जाता है, ठीक है? बुद्धि अपने चरम पे होती है। माइंड डेवलपमेंट फास्ट होता है, ठीक है? इतनी सारी अच्छाइयों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है, यानी रिवोल्ट पीरियड। वो एक ऐसा वो कैसा ना ना एंग्ज़ायटी हो जाती है उसको कि उसको ये नहीं विद्रोह की भावना इसलिए होती है घर में उसको लगता है कि जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं तो डिसीज़न लेने लायक बहुत बड़ा हो चुका हूँ, पर बड़ा तो होता नहीं उसकी मैच्योरिटी तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो लोगों से विद्रोह कर बैठता है, कैसे मैं ये काम कैसे नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो ये कर ही लेना है, क्या चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, आपने कैसे कह दिया? तो इस तरह वो घर में भी विद्रोह कर लेता है, अपने समाज में भी जाके कई बार टीचरों से लड़ बैठता है कि टीचर ने मुझे गलत कहा, गलत मुझे डाँटा। टीचर सही होते हैं, पर उसको लगता है नहीं टीचर मुझे ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, फला बच्चे ने ज़्यादा गंदी हरकत करी है और टीचर मुझे ब्लेम कर रहा है। तो सबसे वो विद्रोह कर बैठता है, कभी वो परिवार में, कभी फ्रेंड्स के साथ और कभी अपनी सोसाइटी में, कभी आस-पड़ोस के लोगों में, कभी लड़के आपस में गैंग में, ठीक है? या वोकेशनल एंग्ज़ायटी होती है, यानी उसे अपने करियर को लेके करियर की चिंता होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि ठीक से मैं किस फ़ील्ड में जा पाऊँगा, किस फ़ील्ड में अपना मैं बेस्ट दे पाऊँगा। उसको अपना बेस्ट भी देना होता है और तुरंत पैसे कमाना होता है, बहुत अमीर बनना होता है। पर उसको ये पता नहीं होता है कि मैं कर क्या पाऊँगा क्योंकि उसमें मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से उसकी उसकी ये एंग्ज़ायटी रहती है। फिर हीरो वर्शिप की एज ठीक है? हाँ, वो किसी को अपना आइडल मान लेता है। ठीक है? किसी को भी अपना हीरो मान लेता है, कोई चाहे वो फ़िल्म का हीरो हो, चाहे वो सेना का हीरो हो, चाहे वो किसी क्रिकेट फ़ील्ड से हो। जैसे किसी ने विराट कोहली को अपना आइडल मान लिया, उसी की तरह उस नक्शे कदम पे चल रहा है, वैसे ही अपनी सेव रख ली और वैसे ही अपने बाल कटा लिए। जब धोनी आया था, तो धोनी इतना फ़ेमस हो गए थे, तो धोनी की तरह या फिर वो मूँछें रखाना शिखर धवन की तरह मूँछें ऐंठना, ये सारी चीज़ें किसी को आइडल मान के उसी तरह हीरो के हिसाब से बाल कटाना ये सारी चीज़ें हीरो वर्शिप का या किसी को आइडल मान के उसी की वर्शिप करने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होता है कि इसको विद्रोह की भावना हो गई। हुँ, हीरो वर्शिप की एज हो गई और एक उसमें जो कह लीजिए कि उम, अपनी जो वो उम, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है अ, मोस्ट ग्रोइंग पीरियड ऑफ इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस
उसके इन उसके उसके बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत तेज़ी से होता है, मोस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है कि बहुत ज़्यादा विकास उसकी बुद्धि का हो जाता है। उससे ज़्यादा मतलब किसी पीरियड में नहीं होता, नई-नई चीज़ें अगर चीज़ों का आविष्कार करना, नए-नए तरह के खुरपीच करता रहता है बच्चा कि अब इस चीज़ को इधर जोड़ूँ, इस चीज़ को इधर जोड़ूँ, ये मैं कर ले जाऊँ। इस तरह की चीज़ें वो नए-नए चीज़ें करता रहता है। जैसे जितने भी प्रयोग होते हैं देखिए बच्चे इसी एज में करते हैं, इसी एज में उनको साइंस ग्रुप में जाना है या बायो के ग्रुप में मैथ्स के ग्रुप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या उनको साइंटिस्ट बनना है या नेवी, आर्मी इन सब में जाना है, तो बच्चा डिसाइड भी करता है, अपने करियर को लेके वो चिंतित भी होता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसी फील्ड में नए-नए वो प्रयोग करने लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास इन सब चीज़ों में ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है? ये एज जो बच्चों की होती है, ये ईगो सेंटर्ड हो जाती है। इस एज के बच्चे ईगो सेंटर्ड होते हैं। ज़रा-सी बात पे उनके ईगो को ठेस पहुँच जाती है। अ, थ्रेशोल्ड ऑफ एडोलसेंस भी कहा जाता है। मतलब कि ये प्रौढ़ावस्था की दहलीज भी कहा जाता है। इसको प्रौढ़ावस्था की दहलीज कहा जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एज जो होती है 20 साल के बाद 21वाँ साल जो लगता है, इस एज में बच्चे प्रौढ़ावस्था को चले जाते हैं, मतलब एक अपना करियर सेट कर लेते हैं, ठीक है? इसी एज में और ये एज ऐसी होती है कि बच्चा क्या होता है, ईगो सेंटर्ड हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है। उसको मतलब ये लगता है कि मैं जो हूँ खुद को ही सब कुछ मानने लगता है कि उसके अहम को ज़रा भी ठेस पहुँचती है, उसके दोस्तों के सामने उसको डाँट दिया जाता है या उसको समाज में किसी तरह का एक की चीज़ें उसको आईना ही दिखाया जाता है एक तरह से, तब भी उसको लगता है कि अरे! मेरे साथ क्या किया गया, तो मेरे मेरे साथ बहुत गलत किया गया, अब मैं इसका बदला लेके रहूँगा। उसके अंदर रिवोल्ट की भावना आ जाती है, वो हर तरफ रिवोल्ट करने को एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है उसमें, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, बिल्कुल वो अपने आप को हीरो दिखाता है, किसी भी फ़ील्ड में दौड़ जाता है। सब अपनी माँ के लिए अगर बच्चा जैसे अपनी माँ का बहुत लाडला है, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। सब कहते हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है, ठीक है? उस थोड़ी चीज़ें और बची हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस एज में बच्चे में क्या हो जाता है, डे ड्रीमिंग हो जाता है। हाँ, वो दिवा स्वप्न देखने लगता है। जैसे कई बार वो उसको ये लगता है कि मैं उसको सारी चीज़ें इतनी आसान लगती हैं, जैसे लगता है कि मैं तो अब ये करूँगा तो बिल्कुल आसमान में ही चढ़ जाऊँगा। अगर जैसे मुझे पीसीएस बनना है तो मैं जैसे ग्रेजुएशन मुझे निकालने दो, वैसे ही मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, मेरे अंदर ये क्षमता है। मतलब दिन में सपने देखने लगता है कि मैं ये इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये हो जाएगा, बड़ा-सा घर बनवाऊँगा, बड़ी-सी गाड़ी लूँगा। ऐसे-ऐसे सपने देखने लगता है, लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी कुछ जैसे किसी को लगता है कि हाँ, मैं इस करियर में जाऊँगी, ऐसा नहीं है लड़के कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं इस फील्ड में जाऊँगी। कुछ लड़कियाँ होती हैं भाई अपनी शादी-ब्याह और परिवार को लेके बिल्कुल इच्छाएँ पाल लेती हैं, मेरी शादी किसी हीरो से होगी और मैं ऐसे गाड़ी बंगले में रहूँगी, ऐसे एन्जॉय करूँगी, लाइफ मूवी में जाऊँगी, एरोप्लेन से फला जगह जाऊँगी, ऐसे-ऐसे चीज़ें लड़के भी इन सब चीज़ों को लेके लेके दिवा स्वप्न में रहते हैं, ठीक है? इसके साथ ही एक आता है इस एज में बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर 2 तरह के उसमें हो जाते हैं। एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लग बहुत कम खाता है कि उसको लगता है कि ज़रा-सा भी मैं खाया तो फिर अ, कि मैंने ज़रा-सा भी ज़्यादा खाया
पहली है मैं इसको अलग-अलग करके बताती हूँ। एरोनेक्स एरोनेक्सिया। एरोनेक्सिया होता है, इसमें बच्चा बहुत कम खाने लगता है। उसको लगता है मैं मोटी या मोटा होता जा रहा हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे अच्छा नहीं मानेंगे और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं बहुत कम खाऊँ, अपने खान-पान पे कंट्रोल कर लेता है, जो उसको खाना भी चाहिए वो भी नहीं खाता, वो पोषण नहीं ले पाता, इस कारण बहुत दुबला हो जाता है, तो इस तरह के उसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है? ईटिंग डिसऑर्डर हो एरोरेक्सिया उसको कहते हैं, उसमें कम खाता है बच्चा बहुत और उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। दूसरा डिसऑर्डर है बुलिमिया, उसको बोलते हैं बुलिमिया। बुलिमिया ऐसा डिसऑर्डर होता है कि बच्चे इसमें ज़्यादा खाने लगते हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा दिखना है। फिर उनको लगता है अरे मैंने ज़्यादा खा लिया, अब मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा, फिर वो अचानक से छोड़ देते हैं खाना। जो खाए रहते हैं उसको भी वो भी गँवा बैठते हैं, अपनी सेहत भी गँवा बैठते हैं। फिर उनको लगता है मैं तो दुबला हो गया, अब मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, मेरा फेस नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे फिगर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं। इस तरह के उसमें बदलाव आते रहते हैं, तो वो अपनी खाना फिर ज़्यादा शुरू कर देता है। तो ये डिसऑर्डर उनकी बॉडी में आने लगता है, जिससे तरह-तरह की बीमारियाँ इससे संबंधित और सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। फिजिकल ग्रोथ में भी वो इफ़ेक्ट डालता है। चाहे वो एरोरेक्सिया हो या बुलिमिया हो, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि बच्चे को बिल्कुल बीमार बना देते हैं। तो ये डिसऑर्डर होना अच्छी बात नहीं है, अगर जो जिनके घरों में ऐसे बच्चे हों, तो वो भी जान लें। हाँ, हम लोग भी इस एज में रहे हैं, तो ये चीज़ें जितनी भी चीज़ें बताई हैं, वो सबके दिमाग में आता है। कोई भी ऐसा किशोर ऐसा नहीं रहा है, कोई भी सॉरी कोई भी एडल्ट बच्चा ऐसा नहीं रहा है कि उसको ये सारी डिसऑर्डर या ये इतने सारे चेंजेज़ उसके अंदर ना आए हों, सभी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा आप पेशेंस से उनको लेना चाहिए, ठीक है? अब हमारे जो स्टडी का पीरियड टाइम है, जो हम टेट, सीटेट, सुपर टेट या हरियाणा टीईटी या आरईटी या बिहार टीईटी इन सब के लिए जो ये हम पढ़ रहे हैं किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में इतना तक ही एडोलसेंस तक ही हमारा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। सिर्फ अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके आगे के पीरियड हमको ज़रूरी होते हैं या पीजीटी हम कर रहे हैं तो उसके लिए ये इसके आगे के पीरियड इम्पोर्टेंट होते हैं। पर अभी जिनके लिए हम ये स्टडीज़ कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम या इस तरह के चीज़ों के लिए तो उनके लिए एडोलसेंस तक की ही पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बच्चों की ये एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है तो ये इतने तक ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, इतने तक ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस एज तक को कौन-सा काल कहा जाता है, किस एज तो एडोलसेंस किस एज में है या फिर एडल्टहुड की एज क्या है या ओल्ड एज किस एज से स्टार्ट होती है। इस के संबंध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज़ इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा-सा आपको मैं डिस्कस ज़रूर करा दूँगी कि क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड यानी प्रौढ़ावस्था, ठीक? प्रौढ़ावस्था की एज क्या होती है? 41 टू सॉरी 21 टू 40, ठीक है? इस एज में आते-आते बच्चा क्या होता है आदमी क्या होता है अपने करियर में लग जाता है। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि ये आधी एज अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, उनको उनके सपने बड़े हैं। हाँ, पर करियर की दिशा निर्धारित कर लेता है, ठीक? और नई ज़िम्मेदारियाँ निभाने लगता है, ठीक? इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक विकास भी हो जाता है उसका। और इसके साथ वो अपने आप को मैच्योरिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें इस एज में आ जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल एज आता है। नेक्स्ट हमारा होता है मिडिल एज यानी मध्य अवस्था। ये इसकी एज क्या होती है? 41 टू 60। ये इसमें पूर्ण ज़िम्मेदार हो जाता है व्यक्ति।
फिर नए कर्तव्य निभाने लगता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ-बाप से ज़्यादा सटे होते हैं, वो इस एज में आके भी परेशानियों का सामना करते हैं, समायोजन की क्षमता उनकी कम हो जाती है। जैसे मैं आपको बताना भूल गई थी, एडजस्टमेंट की क्षमता जो किशोरावस्था है, हमने एडोलसेंस पढ़ा था, उसमें भी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। वो मैं बताना भूल गई थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें समायोजन की क्षमता उनमें कम होती है, सब में नहीं होती, सब तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर जो अपने फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड रहे, अपने माँ-बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे हुए हैं, उनमें समायोजन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है ओल्ड एज। क्या है? ओल्ड एज, ठीक है? यानी वृद्धावस्था। ये एज 60 प्लस की होती है। इसमें फिर से वो दूसरे पर निर्भर होने लगता है। जैसे नवजात शिशु की अवस्था, वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, शारीरिक क्षमता घट जाती है, बौद्धिक क्षमता भी घट जाती है। क्षमता, ये दोनों क्षमताएँ कम हो जाती हैं, ठीक है? बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। सभी में नहीं है। हाँ, पर कई-कई बीमारियाँ तो सभी में शुरू हो जाती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आने लगते हैं सब में, कहीं बीपी की प्रॉब्लम, कहीं शुगर की प्रॉब्लम, इस तरह के डिसऑर्डर आने लगते हैं, कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, इस सब तरह के। फिलहाल आपको उसकी अभी आपके कोर्स में ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर थोड़ा नॉलेज के लिए जान लीजिए, एज जान लीजिए और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये आप जान लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। किसी को किसी तरह के डाउट्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, हाँ, जो मैंने आपको एडोलसेंस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एडोलसेंस में जो-जो मैंने काल बताए हैं, कहा जाता है इनको। हाँ, क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि अनोखा काल किसको कहा जाता है, गैंग का एज किसको कहा जाता है, गैंग का एज, ये सब बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है? या फिर कह दिया बसंत का बस काल किसे कहा जाता है, या गोल्डन एज किसे कहा जाता है, या तूफान संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है, किसने कहा, या रॉस ने सूडो मैच्योरिटी किसको कहा, बाल्यावस्था को कहा, या फिर मूर्त चिंतन की अवस्था किसने कहा और कौन सी एज को कहा, तो वो 6 टू 12 ईयर की लेटर चाइल्डहुड को कहा। तो इस सब तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और इन बातों को अपने माइंड में रखिएगा। मैं बार-बार कहना चाहूँगी कि ये बातें अपने माइंड में रखिएगा, इसको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो बार-बार देखेंगे, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें डेवलपमेंट की डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।